वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड यानी 12वीं का हिंदी का पार्ट 5 स्टडी करेंगे। तो लेसन नंबर 5 ऑलरेडी मैंने सिखाया है, जिसमें मैंने पहले भाग में जो रामधारी सिंह दिनकर है उनकी कविता को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो आप देख सकते हैं जो 12वीं का जो सब्जेक्ट कोड है 301 है। तो आज हम जो है पार्ट या भाग 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पार्ट का नाम है उत्तर छायावादी कविता, जिसमें खास है रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने पहले भाग में यानी पहले पार्ट में जो है हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जो है इससे पहले मैंने जो भाग 1 बनाया है उसमें रामधारी सिंह दिनकर का जो है कविता को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने अपनी रचनाओं में बेबाकी से अपने निज जीवन का वर्णन किया है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने बताया है और एकदम खुले तरीके से उन्होंने अपने जीवन को हम पर प्रकट किया है या वर्णन किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, कविता हरिवंश राय बच्चन की कृति यानी निशा निमंत्रण से ली गई है। 1937 से 38 में लिखी इस रचना में यानी कि 1937 से 38 में लिखी गई इस रचना में कवि ने अपने जीवन के अनुभव को उजागर किया है, अपने अनुभवों को बताया है। कवि की यह रचना भारतीय नारी के अस्तित्व को अपने संसार में विलीन कर लेने का एक मार्मिक उदाहरण है, बहुत ही यादगार उदाहरण है। सन 1936 में बच्चन जी की पत्नी श्यामा का निधन हो गया, यानी कि वो गुजर गई, उनकी मृत्यु हो गई। कवि को अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था, यानी वो बहुत उनसे प्रेम करते थे। उनके निधन से बच्चन जी का जीवन अवसादों से घिर गया था, यानी बहुत दुखों से भर गया था। उन्होंने माना कि श्यामा के साथ वह भी कुछ मर गए, यानी उनका जीवन पूरा एकदम सुनसान हो गया और उनमें श्यामा भी कुछ जीती रही। यानी कि जब वो कुछ यादें करते हैं, याद करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी पत्नी जीवित हो उठी। यही हम सभी के जीवन का सत्य है कि यदि हमारा आत्मीय जन नहीं रहता है तो हमारे अंदर कुछ भी मर जाता है और हमारी स्मृतियों में भी प्रिय जीवित रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो छोड़कर चले जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हम उनको याद कर करके उन्हें जीवित रखते हैं। यह कविता किसी व्यक्ति की निजी गाथा नहीं, अपूर्व जीवन के व्यक्ति के जीवन के कोमल कठोर पक्षों को जीवंत करती कविता है। इसके साथ ही इससे जीवन जीने की अद्भुत सीख भी प्राप्त होती है। यानी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते रहते हैं। वही यहाँ पे कवि हरिवंश राय बच्चन ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम याद रखना चाहते हैं। हम उन बातों को भुलाना चाहते हैं जिनसे हमें कष्ट पहुंचता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसके विपरीत जिन बातों को याद करने में हमें खुशी मिलती है उन्हें हम बार बार याद करना चाहते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन ने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी स्मृतियों के मधुर यानी खुशहाली वाले जो यादें थी और कटु अनुभव का उन्होंने इस कविता में पिरोया है, यानी कि उन्होंने उस तरीके से उसका वर्णन किया है। सुख और दुख दोनों ही पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। कवि के समक्ष स्मृतियां यानी यादें, मधुर यानी बहुत प्यारी खुशहाली वाली यादें और कटु यानी कि दुख देने वाली के चयन का द्वंद्व है। कवि स्मृतियों से यानी यादों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे। ये कविता का पहला अंश है। क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित
उन्मादों के क्षण है। रजनी की सूनी घड़ियों को किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। आपने देखा कि यह कविता जीवन के उन्माद और अवसादों पर आधारित है, यानी कि उमंगों, खुशियों से और दुखों पर आधारित है। अतीत में कवि के लिए कुछ सुखमय प्रेम के क्षण रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ जो खुशहाली के समय थे, सुख के समय थे, और कुछ दुख के समय हैं। पहली ही पंक्ति में कवि ने अपनी स्मृति यानी यादों में बसी हुई कटु और मधुर यादों का स्मरण करने और ना करने की कर्तव्य मूर्ता दर्शाई है, यानी कि वो सोच रहे कि मैं उन चीजों को याद करूं या नहीं करूं। कवि मैं के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है, यानी कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे मन की जो भावनाओं को वहां पे वो अभिव्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। वह स्मृतियों के द्वंद्व से मुक्ति की कामना करता है। वो सोचते हैं कि जो भी यादें हैं मैं उनको भुला दूं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन के दोनों पक्षों, सुख और दुख के मर्म को प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण हैं जो उसे सुख प्रदान करते हैं, जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उत्साहित उल्लसित करते हैं। साथ ही वह अवसादों के यानी दुखों के क्षणों को भी याद करता है। कवि के जीवन में ऐसे अनगिनत क्षण आते हैं जब वह अवसादों से, दुखों से घिर जाता है और बहुत दुखी और उदास हो जाता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के सुख दुख दोनों पक्षों की बात है। मैं का प्रयोग कवि के साथ ही समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। कवि की यह वेदना है कि रात्रि के समय जब चारों ओर चुप्पी का वातावरण छा जाता है, शांति हो जाती है, उस समय किन बातों को याद करके वह अपना समय व्यतीत करे। उन्माद और अवसाद दोनों ही कवि को इस एकांत व सुनेपन में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वह असमंजस्य में की स्थिति में है कि अकेलापन में खुशी के क्षणों को याद करे या दुख के। सच तो यह है कि वह कुछ भी भूल नहीं पा रहा है और इसीलिए भुलाने और याद करने की दुविधा में है। आइए हम इसका दूसरा अंश पढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दूसरे अंश में हम देखते हैं, याद सुखों की आंसू लाती, दुख की दिल भारी कर जाती। दोष किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। यहाँ कवि कहते हैं कि कवि के जीवन में सुख दुख दोनों रहे हैं। वर्तमान में सुख दुख को याद करता है तो उसे उदासी घेर लेती है। इसी उदासी का कारण वह अपने को ही मानता है। आप इस बात से सहमत होंगे कि आंसू प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि ये हर समय साथ देते हैं, चाहे सुख का समय हो या दुख का। हमारे जीवन में हमारा प्रिय या संबंधी यदि हमारे पास नहीं होता है तो उसके साथ बिताए गए अच्छे समय की याद भी हमें आंखों में आंसू ले आती है। और ये आंसू खुशी के होने के साथ साथ दुख भी लिए हुए होती है। कवि बच्चन ने इसी मनोभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सुख में बीते हुए समय को याद करके भी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो खुशी के पल बीत चुके हैं वो अब दोबारा वापस नहीं आ सकते। सुख के बीते पलों के साथ दुख के वर्तमान दिनों को जोड़ देने से मन व्यतीत हो जाता है। पीड़ा में डूबे व्यक्ति के लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों से संभालना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता और अपने कर्तव्य को भी नहीं निभा पाता। संवेदनशील कवि इस स्थिति को भली भांति समझते हैं, इसीलिए वे अपनी निजी जीवन के अनुभवों से बहुत दुखी होते हैं। केवल दुखी रहने से और अवसादों से घिरे रहने से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। इसलिए कवि का मानना है कि मैं खुद ही अपने वर्तमान को नष्ट कर रहा हूँ। इसका आश्रय यह है कि व्यक्ति को खुद ही अपने आप को कष्ट देकर अपना समय बर्बाद कर रहा है।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह सीख देना चाहता है कि जीवन के अवसादों से निकलकर वर्तमान में जीवन यापन करना है, क्योंकि जो कुछ बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अपने वर्तमान समय को व्यर्थ करके कर्तव्यों से भागकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए हम तीसरा अंश पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये कविताएं और इनकी पंक्तियों का अर्थ। आगे जो आखिरी पंक्तियां हैं, दोनों करके पछताता हूँ, सोच नहीं पर मैं पाता हूँ, सुधियों के बंधन से कैसे अपने आप को आजाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। हम यहाँ पर देखते हैं इन पंक्तियों में कवि ने उन्माद और अवसादों के क्षणों को याद करते हुए मन पर होने वाले प्रभाव को व्यक्त किया है। यहाँ वो स्वयं को यादों के बंधन से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहा है। कवि के सुख और दुख की स्मृतियों में डूबे रहने से केवल दुख ही प्राप्त होता है। स्मृतियां चाहे सुख की हो या दुख की हो, कवि का मानना है कि इन्हें याद करके केवल पछतावा होता है, क्योंकि वह इन पलों को अपने जीवन में वापस कभी नहीं ला सकता है। इतना सब समझाते हुए कवि अपनी विवशता को व्यक्त करता है। जानते हैं कि यह विवशता क्या है? यह है यादों के बंधन से स्वयं को मुक्त ना कर पाना। कवि ने बड़े ही मार्मिक तरीके से इस बात को कहा है कि यादों से छुटकारा पाना उसके वश में नहीं है। ऐसा नहीं कि यह कवि के साथ ही हो रहा है, यह सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी। कवि ने बड़े प्रभावी तरीके से जीवन पर यादों के पड़ने वाले प्रभावों को यहाँ व्यक्त किया है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कविता बहुत ही प्यारी है। हम साथ में भाव सौंदर्य देख लेते हैं, और अगले वीडियो में हम दोनों का जो है दोनों के बारे में, उनके जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे। भाव सौंदर्य। हर अनुभवी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो अतीत के अनगिनत सुख दुख वाले दिनों को याद करता है। इन दिनों को याद करके वह वर्तमान में प्रसन्न होता है, खुश होता है, या बहुत दुखी होता है, उदास होता है। उदासी या दुख भाव की प्रभावशाली अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। यानी बहुत ही प्यारे तरीके से हरिवंश राय बच्चन ने इसे हमें वर्णन किया है इसका। कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से इस बात की अभिव्यक्ति की है कि स्मृतियां या यादों से छुटकारा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। वर्तमान के सूनेपन में स्मृतियां हलचल भर देती है, यादें हलचल भर देती है। इसका शिल्प सौंदर्य है। इस भावुकतापूर्ण कविता की भाषा सहज और सरल है। इसमें संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिकता भी है, अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दिल भारी होना मुहावरा है। कविता की पंक्ति प्रश्नात्मक है, पर वे प्रश्न ना होकर बहुत कुछ करने का अभिव्यक्त करती है। आगे के वीडियो में हम जो है उनका परिचय देखने वाले हैं। उससे पहले हमने क्या सीखा, सीखने के प्रतिफल। तो अपने साथियों के समक्ष अपने भावों की जरूरतों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं, नई रचनाएं पढ़कर उन पर साथियों से बातचीत करते हैं, ये हम कर सकते हैं। और भी कुछ खास बातें हैं। हाँ, आपने क्या सीखा, तो ये चित्रणात्मक प्रस्तुति है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो थे, उन्होंने भाव्य सौंदर्य में उनका था देश प्रेम। यहाँ पर जिस तरह से दिया है, भाव्य सौंदर्य में देश प्रेम, वीरता, ओज का संयमन, और उनका प्रेरणा था उत्साह और उमंग, वैराग्य का खंडन। शिल्प सौंदर्य में लाक्षणिकता, ओजपूर्ण शब्दावली, तत्सम शब्दावली, लयात्मकता या गायात्मकता, जो गाया जा सके, जिसमें लय हो। ओजपूर्ण का मतलब होता है उत्साह वाली। और यहाँ पर हमने देखा था भाव हरिवंश राय बच्चन का भाव सौंदर्य में स्मृतियों का भाव, सुख दुख की साथ साथ अनुभूति, वर्तमान के सुनेपन की, स्मृतियों की हलचल, स्मृतियों से छुटकारा संभव नहीं है। सरल सहज सरल भाषा, लाक्षणिक, संकेतात्मक, प्रश्नात्मक शैली, और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाशन अलंकार।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।